अब आप नॉन होमोजीनियस सिस्टम पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ वर्ड जानेंगे। आप में से लोगों को पता है कि कंसिस्टेंट क्या होता है? क्या? इनकंसिस्टेंट क्या होता है? वाह बेटे वाह, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब रोज पढ़ाई करना। वाह, उम्दा, निरंतरता। क्या बोलूं मैं फिर? मैं चुप ही ठीक हूं। इससे बेहतर तो मैं गाना ही गा लेता। अच्छा ही गाता था मैं। आज मैं प्लेबैक सिंगर रहा होता। बढ़िया ही गा रहा था मैं। मुझे अगर ये मालूम होता है कि एक टाइम आने के बाद इस इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बच्चों को नहीं समझ में आने लगेगा, तो मैं पढ़ाई छोड़ करके आई यार गाना गा दो अभी। वाह वाह बेटे, लो भैया लो, होमो जीनियस सिस्टम। ऐसे इक्वेशन को होमोजीनियस कहते हैं। साला क्लास 1 घंटे का क्यों है, 2 घंटे का क्यों नहीं? होमोजीनियस सिस्टम उसको बोलते हैं जिसमें सारे प्लेन, और नॉट ऑल प्लेन पासिंग थ्रू, सॉरी ऑल प्लेन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, सारे के सारे प्लेन ऑरिजिन से ही पास करें। मैं कहता हूं ऑल प्लेन्स पासिंग पिसैंग ऑरिजिन। अरे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में बताया नहीं ना, तो देखो फिर यहां बताता हूं। कोपचे में कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऐसे सिस्टम जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो। क्या हो? कम से कम एक सॉल्यूशन। कौन बोलेगा भाई? क्या होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए? कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 3 ही प्रकार के होते हैं, यूनिक, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट सिस्टम में यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ये 2 केस कंसीडर होंगे। अब इसके बाद 2 पॉइंट की बात, 2 पॉइंट लगा के, इनकंसिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम no solution, system has no solution, then system is known as inconsistent solution, inconsistent system। अब एक और बात बता देता हूं, क्या आपको ट्राइवल पॉइंट पता है क्या होता है? क्या बात करते हो, तुमको ट्राइवल पॉइंट नहीं पता है? अरे बाबा, कैसा बच्चा लोग हो जी? अच्छे बच्चे, वाह मेरे प्यारे पैसों। ट्राइवल पॉइंट का मतलब है तो ऑरिजिन। कौन सा जिन? ऑरिजिन। क्या? ऑरी ट्राइवल पॉइंट मतलब ऑरिजिन। अगर ऐसा सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन है जिसके सॉल्यूशन सेट में ओनली ऑरिजिन कंटेन कर रहा हो, उसको ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन सेट कंटेन्स ओनली ऑरिजिन, इस सिस्टम को ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन ट्राइवल किसको बोलेंगे? जिसमें ऐसा हो, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ये वर्ड्स आपको सीखना पड़ेगा।
क्योंकि ये वर्ड पर आधारित बहुत से सवाल पूछ लिए जाते हैं जेई में। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब, ट्रीवा हो गया ये तो। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन सेट जिसमें ओरिजिन या उसके अलावा चीज भी एग्जिस्ट कर रहा हो, जिसमें कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो कि ओरिजिन नहीं है, एटलीस्ट वन पॉइंट अदर देन ओरिजिन, जो कि ओरिजिन नहीं है, वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। ट्राइवल सॉल्यूशन मतलब सिर्फ ओरिजिन ट्राइवल है, ओरिजिन के अलावा अगर और भी कई सारे हो गए तो वो नॉन ट्राइवल हो जाएंगे। अब हम होमोजेनियस सिस्टम की बात करेंगे। ऑल प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन consider a plane a1x plus 8b1y plus c1z plus d1 is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। इसी सिस्टम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो मेरे बच्चा लोग, d1 d2 d3 तीनों अगर जीरो हो जाए तो ये प्लेन ओरिजिन से पास कर जाएगा, x 0 y 0 z 0, ये भी जीरो और ये भी जीरो। जब वो d1 d2 d3 था तब वो सिस्टम नॉन होमोजेनियस था। जैसे ही d1 d2 d3 तीनों जीरो हुआ, ये सिस्टम क्या हो गया? होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस अलग अलग बोलेंगे तो अलग साउंड करता है थोड़ा सा। देखो ये प्लेन ओरिजिन से पास करेगा, हाँ या ना बोलना जोर से। ये प्लेन ओरिजिन से पास करेगा, ये प्लेन ओरिजिन से पास करेगा, मतलब इस तीनों इक्वेशन का कम से कम एक पॉइंट सॉल्यूशन है ही है, और वो है ओरिजिन। ठीक है, देखो 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 देखो, इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 टाइम्स ऑफ x y z कल टू 0 0 0। ठीक है, इसको a बोलेंगे पर किसी को बताएंगे नहीं, इसको x बोलेंगे पर किसी को, और इसको 0 बोलेंगे। x इज इक्वल टू 0 बाय, आइए यो क्या कह रहा हूं, a इनवर्स टाइम्स ऑफ 0 मैट्रिक्स होगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a into null matrix divided by determinant of A. So x is equal to 0 matrix divided by determinant of A. यही ना बनने वाला है? अरे तुम हाँ तो करो यार। क्या भाई, अब सोचो, ऊपर वाला जो है 0 है ही है, पक्का है। नीचे वाला अगर 0 ना हो तो तब फिर x का एक ही वैल्यू आएगा और वो होगा 0। लेकिन ऊपर वाले 0 होने के साथ साथ अगर नीचे वाला 0 हो गया तो तब उस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब होमोजेनियस सिस्टम के दो ही प्रकार के सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो वन सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन का कोई केस इसमें। सॉल्यूशन तीन ही प्रकार के होते हैं, नो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें बनेगा ही नहीं, तो क्या बचेगा? वन यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां लिखेंगे रिजल्ट, क्या लिखेंगे? रिजल्ट्स। रिजल्ट यह है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है देन, अयो नॉट इक्वल टू 0 है, देन x is equal to 0 0 0 is unique solution. यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होने के साथ साथ इसको नॉन ट्राइबल या ट्राइबल क्या बोलेंगे? ट्राइबल सॉल्यूशन भी बोलेंगे। क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? और ऐसे भी होमोजेनियस सिस्टम ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? नॉन होमोजेनियस सिस्टम इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन होमोजेनियस सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं होता राम जी की इच्छा से। रूल नंबर 2,
बच्चों अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो गया, ऊपर वाले जीरो है नीचे वाले जीरो हो गया, सिस्टम के कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन कौन बोलता है जी? ऊपर में जीरो नीचे में जीरो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है ना। हाँ, देन सिस्टम हैज infinite many solution। और इस केस में इस सॉल्यूशन को क्या बोला जाए, ट्राइवल कि नॉन ट्राइवल? क्योंकि जीरो के अलावा अगर और कोई पॉइंट आ गए तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? नॉन ट्राइवल। क्या बोलेंगे इसको? नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन दी सिस्टम 3x plus lambda y plus 2z is equal to 0, x plus y plus 3z is equal to 0, किसी ने 4x plus 2y plus 5z is equal to 0। If the system this has non-trivial solution, then lambda is equal to ज़ियाल मस्की मुकुन बरंजिश। कौन करेगा? थैंक यू। मुझे ये अवसर देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। देखो 3x प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, ये हो चुका। तो अब हम इसको ना डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पे फॉर्म पे कन्वर्ट कर देते हैं। क्या है वो? 3 लैम्डे 2 1 1 3 4 2 5 टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, हैज अ नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। बच्चों सिस्टम होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस है? होमो नॉन होमो? होमो। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? नॉन होमोजेनियस सिस्टम का रूल देखना पड़ेगा। क्या चाहिए? नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इसका मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए को 0 कर देते। बताओ 3 लेमड़े 2 1 1 3 4 2 5 इज इक्वल टू 0। और आज शाम तक लेमडा की वैल्यू निकाल दो। कर लो। इतनी फुद्दू बात आपने मुझसे कराया, आपको शर्म तो आएगी नहीं, पर कोई बात नहीं। शाम तक लेमडा निकाल लो। हाँ, सूर्य के ढल जाने से पूर्व लेमडा की वैल्यू आना चाहिए। बना है क्या? राम जी की इच्छा से लेमडा कितनी आई? लेमडा निकालने में राम जी की इच्छा का क्या लेना देना है? अच्छा, राम दोगे सर, ये ठीक है। सुनो, लिखो इसको। इसके बाद एक शॉर्ट कट देता हूं आपको। क्वेश्चन नहीं, शॉर्ट कट। 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। इस पर ये शॉर्टकट अप्लाई करेगा। देखो मेरा बच्चा लोग, कंसीडर करो a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 a2x b2y c2z इज इक्वल टू, बोलो, a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3। ओके, इसमें से एक चीज कहलाता है d,
डी मतलब एक डिटर्मिनेंट, जो जो चीज़ मैं अभी बताऊंगा वो चीज़ आप याद रखोगे, भूलोगे नहीं। क्या करोगे? भूलोगे नहीं। डी इक्वल टू, डी जो है ये तीनों कॉफिशिएंट का डिटर्मिनेंट है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डिटर्मिनेंट है। जब आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कभी सॉल्यूशन वगैरह देखेंगे तो उसमें ये शॉर्टकट ही इस्तेमाल किया जाता है, या बुक वगैरह में भी। तो देखो वो लोग D1 कहते हैं, मैं भी इसको D1 ही कहता हूं, पर मैं इसको DX भी कहता हूं। क्या कहूंगा? DX, ताकि ये याद रहे। अगर आपको DX चाहिए तो ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट होता है जिसमें आप x के कंपोनेंट्स को गायब कर दो और बाकी को लिख दो। x का कंपोनेंट ये तीनों गायब कर दो, फिर बाकी डिटर्मिनेंट डिफाइन कर लो। B1 C1 D1 B2 C2 D2, बोलो B3, बोलो C3, बोलो D3, ये DX हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बाद है DY, मैं DY कहूंगा और बुक इसे D2 कहता है। DY में क्यों कह रहा हूँ, DX में क्यों कह रहा हूँ, ये तो समझ गए होंगे कि अच्छा X वाले को ढकना है। DY का मतलब Y वाले को ढकना है। क्या करना है? Y वाले को ढक देना है, ठीक है। और Y वाले का साइन होता है नेगेटिव। तो ACD, तो इसको ना ADC करते हैं, ACD। तो A1 A2 A3, C के बदले D रख दो, D1 D2 D3 और C1 C2 C3, ये DY होगा। और DZ जिसको कि D2 कहा जाता, D3 कहा जाता है, वो डिटर्मिनेंट है Z वाला चीज ढक के। Z वाला ढक देंगे तो A B D आएगा। तो देखो A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 E2 D3, ठीक है। अब आपको बस DX DY DZ ये एक बार दिमाग में बिठाना है, और X का जो वैल्यू आता है वो होता है DX बाय डिटर्मिनेंट, Y की जो वैल्यू है वो है DY बाय डिटर्मिनेंट D, Z की वैल्यू के लिए DZ बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू D। ये है उस सिस्टम के सॉल्व करने का तरीका। X का वैल्यू चाहिए तो DX डिटर्मिनेंट को D के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, DY डिटर्मिनेंट को D से डिवाइड कर दो, DZ डिटर्मिनेंट को D से डिवाइड कर दो। कहीं आपको ये लंबा तो नहीं लग रहा? नहीं, ये लंबा नहीं है, ये बस जानने में बड़ा है, बाकी यूज करने में छोटा ही है। क्योंकि एडजॉइंट निकालना जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर लेमडा और म्यू वगैरह घुस गया तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा है। ये DX DY DZ मतलब X Y Z तीनों निकालने का फॉर्मूला है। अब सोचो, अब इससे रिलेटेड रिजल्ट लिखो। रिजल्ट पहले नंबर, अगर आपका DX DY DZ ये तीनों नॉन जीरो हो और ये भी नॉन जीरो हो तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा कि नो सॉल्यूशन मिलेगा? पहले हम यही कर लेते हैं कि अगर हमारा D इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब D इज नॉट इक्वल टू 0 तो दो केस बनता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर प्यारे बहनों, जब D इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो तो दो केस बनता है। कौन कौन सा केस है वो बताओ जरा मेरे बच्चों। आए यूनिक सॉल्यूशन या फिर और कोई केस बनता है क्या? नहीं बनता, एक ही केस बनता है, और वो केस क्या है? यूनिक सॉल्यूशन।
अच्छा, एंड dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz, और तीनों जीरो हो जाए तो मान लो कि dx जीरो हुआ, जीरो बाय नॉन जीरो क्या होगा, x इज इक्वल टू जीरो बाय नॉन जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो, ए भाई ए तंबाकू छाप इधर देखो, जीरो बाय नॉन जीरो जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो जीरो, जीरो बाय नॉन जीरो जीरो, एक्स वाई जेड तीनों जीरो हो जाएगा। तो उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक एंड ट्राइवल सॉल्यूशन। then system has unique oblique tribal solution oblique consistent। इस सिस्टम को कंसिस्टेंट बोला जाए कि ना बोला जाए, अरे बोले कि ना बोले, बोले। अब रिजल्ट नंबर 2 बच्चों, d इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इन तीनों में से कोई एक है जो नॉन जीरो हो गया, इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जो नॉन जीरो हो गया। मान लो कि दो जीरो हुआ लेकिन ये नॉन जीरो हो गया, तो उस केस में एक्स वाई जेड जो होगा वो ट्राइवल सॉल्यूशन रहेगा कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रहेगा, नॉन ट्राइवल रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 और d3 नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन जीरो, then system has unique solution की no solution, unique solution की no solution, unique की no, unique solution होगा। मान लो जीरो में जीरो जीरो, जीरो में जीरो जीरो, और ये 5 बाय नॉन इन्फिनिट, 5 बाय नॉन जीरो, तो 0,0,5 यूनिक सॉल्यूशन आया ना फिर तो। then system has unique solution, ट्राइवल की नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, पल्ले पड़ा तो है। रिजल्ट नंबर 3, d इज इक्वल टू जीरो हो तो, अब d इज इक्वल टू जीरो हो तो क्या क्या केस बनता है, ऊपर वाला भी जीरो हो जाए, ऊपर वाला नॉन जीरो हो तीनों, और ये d इज इक्वल टू जीरो हो, तो उस केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन। d इज इक्वल टू जीरो एंड dx dy dz ऑल नॉन जीरो, तब उस केस में क्या होगा, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तब सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। R4 d इज इक्वल टू जीरो, dx इज इक्वल टू dy इज इक्वल टू dz, तीनों ही जीरो के इक्वल हो जाए, तब उस केस में कितने होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और क्या केस हो सकता है, और कोई केस नहीं हो सकता, चारों रिजल्ट लिख देते हैं। d is not equal to 0, d1 d2 d3 not equal to 0, system consistent has unique solution, non trivial। लिखा है ये बात, d is not equal to 0 और d1 d2 d3 not non zero, system has unique non trivial consistent, बरोबर। सेकेंड नंबर, d is not equal to 0, d1 d2 d3 all 0, system has unique trivial consistent solution। Consistent has trivial solution only।
ओके, d इज इक्वल टू 0, ये वाला केस है, d1 d2 d3 नॉट 0, inconsistent, have no solution, system has no solution, बरोबर. d is equal to d1 d2 0 all 0, इनफाइनाइट में सॉल्यूशन. यही 4 नोट यहाँ भी लिखें, उधर भी लिखें, सभी चीज़ें कवर हो गई. लिख लीजिए इतना. इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, मतलब कंसिस्टेंट है. अभी ये 4 रिजल्ट से क्वेश्चन बनाना है, जो कि आसान होता है ऑफकोर्स क्वेश्चन बनाना इस 4 रिजल्ट की हेल्प से. लिख लिए क्या? तो लिखो ना. ये लो, एक क्वेश्चन ले लो मेंस 25 का, लास्ट ईयर जो मेंस का. इफ द सिस्टम 3x प्लस वाई प्लस बीटा जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस अल्फा वाई माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 3, x plus 2y plus z is equal to 4, has infinite many solution, has infinite many solutions, then 22 beta minus 9 alpha each. किस केस में आता है ये? R1 R2 R3 R4 R4. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो देखो D निकालो, D निकालो. D क्या है? 3 4 बीटा, 1 है 1, 2 अल्फा माइनस 1 और 1 2 1 इज इक्वल टू कितना होना? इससे अल्फा बीटा में एक समीकरण मिल जाएगा. अब चलो dx निकालते हैं. तो dx क्या होता है सर? x वाला रो कॉलम ढक दो. क्या लिखोगे? 1 बीटा 3 अल्फा माइनस 1 माइनस 3 2 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अल्फा बीटा है -4 नहीं, अल्फा बीटा में 2 समीकरण चाहिए था, आ चुका है. इसी दोनों सॉल्व करना, अल्फा बीटा मिल जाएगा. जो वैल्यू चाहिए निकाल दो. और अगर जरूरत पड़े तो फिर dy dz भी करना इक्वल. आपकी बात को कंसीडर करते हुए मैं एक बार जरूर विचार कर लूंगा. आपके हिसाब से ये फॉर्मूला गलत है? मतलब आपके हिसाब से जो है वो अच्छा, मतलब आपके हिसाब से इसको BCD के बदले DBC ये करो. दोनों एक ही बात है. देखो उसके लिए थोड़ा सा जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो ये दोनों रो को CD को अगर इंटरचेंज करेंगे हम, कॉलम 1 कॉलम 2 से इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ D का आ जाएगा, यहाँ C का आ जाएगा. इससे डिटरमिनेंट में एक बार माइनस लगता है और यहाँ B आ जाएगा. अगर हमने 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है. और उसका रीजन है दोनों कॉलम के साइन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं. अब हमने एक काम किया, इसको भी आपस में इंटरचेंज कर दिया. आपके हिसाब से पहुंचाना कहाँ था? पहले यहां क्या होना था? D, इधर B और इधर, हाँ बहुत अच्छे.
देखो यहाँ तक पहुँचा देते हैं। वो जो चीज़ लिखी है वो BCD लिखी है, ठीक है, और इसमें CD को एक बार इंटरचेंज करते हैं तो ये BDC हो जाएगा, लेकिन उससे एक माइनस आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं तो ये DBC हो जाएगा, जिससे एक बार और माइनस हो जाएगा। तो DBC और BCD सेम। उसने जो बोला उसको समझाया मैंने, और आपको नहीं बताऊंगा मैं। डिटर्मिनेंट का कोई रो इंटरचेंज करने से साइन नेगेटिव हो जाता है, या कॉलम इंटरचेंज करने, उसके पीछे के रीजन होता है कंजुगेटिव रो एक दूसरे का अपोजिट साइन का होता है। आंसर है 31। अल्फा की वैल्यू -19/9, -19/9, और बीटा की वैल्यू 6/11, और आंसर का वैल्यू है 31।